हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पीजीटी हिस्ट्री या टीजीटी हिस्ट्री के लिए, तो आप एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज काफ़ी लंबे दिनों के बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आधुनिकीकरण के रास्ते। इस चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को बनाने का जो मेन पर्पस है वो है कि आपका जो रिवीजन है वो जल्दी से जल्दी हो जाए और आपको सारा जो टॉपिक या पॉइंट्स है वो कम समय में मिल जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम, लेट्स स्टार्ट। आधुनिकीकरण के रास्ते के इस चैप्टर के जो शुरुआत में है कि 19वीं सदी के शुरुआत में चीन का पूर्वी एशिया पर प्रभुत्व था। लंबी परंपरा के वारिस जो थे छिंग राजवंश की सत्ता अक्षुण्ण जान पड़ती थी, जबकि नन्हा सा द्वीप देश जो था जापान अलग थलग पड़ा हुआ प्रतीत होता था। इसके बावजूद कुछ ही दशकों के भीतर चीन अशांति की गिरफ्त में आ गया और औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया। छिंग राजवंश के हाथ से राजनीतिक नियंत्रण जाता रहा और वो कारगर सुधार करने में असफल रहा और देश गृह युद्ध की लपटों में आ गया। दूसरी ओर जापान एक जो है आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में, औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना में, यहाँ तक कि ताइवान को 1895 तथा कोरिया 1910 को अपने में मिलाते हुए एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम करने में सफल रहा। उसने अपनी संस्कृति और आदर्शों की स्रोत भूमि चीन को भी 1894 में हरा दिया और यहाँ तक कि 1905 में रूस जैसे यूरोपीय शक्ति को पराजित करने में कामयाब रहा। तो दोस्तों, जब इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे तो ये चैप्टर जो है कि एक तरह से इस स्टाइल में लिखा गया है कि चाइना वर्सेस जापान, कि चाइना में किस तरह से उसका इतिहास रहा और जापान का इतिहास कैसा रहा, किस तरह से चाइना ने डेवलपमेंट किया और जापान ने डेवलपमेंट किया। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि चाइना जो था वो कमज़ोर पड़ गया था और वो उसमें क्या है कि वो औपनिवेशिक चुनौती का सामना नहीं कर पाया और उसके चाइना में जो है वो देश गृह युद्ध में वो लिप्त हो गया था। वहीं जापान जो है कि आधुनिक राष्ट्र राज्य के निर्माण में बहुत आगे बढ़ गया था। उन्होंने औद्योगिक अर्थतंत्र की रचना की और यहाँ तक कि वो इतना आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र बन गया था कि उन्होंने 1895 में ताइवान तथा 1910 में कोरिया, और सिर्फ 1910 में कोरिया ही नहीं, अपनी स्रोत भूमि चाइना को 1894 में हराया था और वहीं 1905 में उसने रूस जैसी जो महान यूरोपीय शक्ति थी उसको पराजित करने में कामयाब रही थी। चीनियों की प्रतिक्रिया जो है वो बहुत धीमी रही। उनके सामने कई कठिनाइयां आई। आधुनिक दुनिया का सामना करने के लिए उन्होंने अपनी परंपराओं को पुनः परिभाषित करने का प्रयास भी किया, साथ ही राष्ट्र शक्ति का पुनर्निर्माण करने और पश्चिमी व जापानी नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि असमानताओं को हटाने और अपने देश के पुनर्निर्माण के दोहरे मकसद को वो क्रांति के जरिए ही हासिल कर सकते हैं। 1949 में क्या होता है कि चीनी साम्यवादी, मतलब जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है, उन्होंने गृह युद्ध में जीत हासिल की। जो सिविल वॉर वहाँ पे चल रहा था चाइना में, फाइनली वहाँ पे 1949 में जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके सिविल वॉर में उसको जीत हासिल हुई। लेकिन फिर 1970 के दशक के आखिर तक चीनी नेताओं को लगने लगा कि देश की विचारधारात्मक व्यवस्था उसकी आर्थिक वृद्धि और विकास में बाधा डाल रही है और इसी वजह से अर्थव्यवस्था में व्यापक सुधार भी किए गए। यद्यपि इससे पूंजीवाद और मुक्त बाजार की वापसी हुई, तथापि साम्यवादी दल का राजनीतिक नियंत्रण अब भी क्या है बरकरार रहा। इधर जापान में क्या होता है कि जापान जो है एक उन्नत औद्योगिक राष्ट्र बन गया, लेकिन साम्राज्य की लालसा ने जो है उसे युद्ध में झोंक दिया। 1945 में आंग्ल अमेरिकी सैन्य शक्ति के सामने उसे हार माननी पड़ी। तो आप इसको रिकॉल कर सकते हैं कि 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जो बॉम्ब फेंका था उसके बारे में बात हो रही है। अमेरिकी आधिपत्य के साथ अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत हुई और 1970 के दशक तक जापान अपनी अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करके एक प्रमुख आर्थिक शक्ति बनकर उभरा। जापान का आधुनिकीकरण का सफर पूंजीवाद के सिद्धांतों पर आधारित था। पूंजीवाद मीन्स कैपिटलिज्म का जो है कॉन्सेप्ट है जो यूएस में भी चल रहा है, उसके सिद्धांतों पर आधारित था और यह सफर उसने ऐसी दुनिया में तय किया जहां पश्चिमी उपनिवेशवाद का प्रभुत्व था। दूसरे देशों में जापान के विस्तार को पश्चिमी प्रभुत्व का विरोध करने और एशिया को आज़ाद कराने की मांग के आधार पर उचित ठहराया गया। जापान में जिस तेजी से विकास हुआ वो जापानी संस्थाओं और समाज में परंपरा की सुदृढ़ता, उनकी सीखने की शक्ति और राष्ट्रवाद की ताकत को दर्शाता है। चीन और जापान में इतिहास लेखन की लंबी परंपरा रही है।
क्योंकि इन देशों में ये माना जाता है कि इतिहास जो है वो शासकों के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शक का काम करता है। ऐसा समझा जाता है कि अतीत वे मानक में स्टैंडर्ड पेश करता है जिनके आधार पर शासकों का आकलन किया जा सकता है। इसीलिए शासकों ने जो है अभिलेखों की देखरेख और राजवंशों का इतिहास लिखने के लिए सरकारी विभागों की स्थापना की। सीमा छियन या सीमा ज्ञान जो है वो 145 से 90 ईसा पूर्व के प्राचीन चीन का महानतम इतिहासकार माना जाता है। सीमा ज्ञान वहाँ के एक इतिहासकार थे और सीमा नाम है तो ये मत समझिएगा कोई फीमेल है, सीमा छियान मेल थे वहाँ पे, मतलब एक पुरुष थे। और जापान में भी चीनी सांस्कृतिक प्रभाव के चलते इतिहास को ऐसा ही महत्व दिया जाने लगा। मेजी सरकार के शुरुआती अधिनियमों में से यह एक था कि 1869 में एक ब्यूरो की स्थापना की गई और उस ब्यूरो का क्या काम था? ब्यूरो का काम था अभिलेखों को इकट्ठा करना। इसका एक अन्य उद्देश्य यह भी था मेजी पुनर्स्थापना के बारे में मेजी विजेताओं के नजरिए से लेखन करना। लिखित शब्द का बहुत सम्मान था और साहित्यिक कौशल को जो है बहुमूल्य समझा जाता था। इसका नतीजा ये रहा कि भली भांति भांति के लिखित स्रोत जो है उपलब्ध है। सरकारी इतिहास, विद्वतापूर्ण लेखन, लोकप्रिय साहित्य और धार्मिक पर्चे, मुद्रांकन और प्रकाशन पूर्व आधुनिक काल में महत्वपूर्ण उद्योग थे। यह संभव है कि 18वीं शताब्दी के चीन और जापान की किसी किताब का वितरण का पता लगाया जा सके। आधुनिक विद्वानों ने इस सामग्री का इस्तेमाल नए और भिन्न भिन्न तरीकों से किया है। वैसे ही एक आधुनिक विद्वानों में नाम आता है, जैसे आधुनिक विद्वानों में चीनी बौद्धिकों जैसे लिमांग छिजाओ, यहाँ पे लिमांग लिखा हुआ है लेकिन इंग्लिश में है लियान किचाओ, या जापान में आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शकों में से एक कुमे कुनिता के जैसे बौद्धिकों के काम को आगे बढ़ाया। इसके अलावा उन्होंने पहले के यूरोपीय मुसाफिरों के लेखन जैसे इटली के मार्को पोलो, जिसका टाइम पीरियड है 1254 से 1324, जो चीन में 1274 से 1290 तक रहे। चीन में जेsuit पादरी मैटियो रिक्की, जिसका टाइम पीरियड कितना था 1552 टू 1610, और जापान में लुई फ्रॉय, जिसका टाइम पीरियड था 1532 से 1597, जैसे बुद्धिजीवियों के काम को भी आगे बढ़ाया। इन सभी ने इन देशों के बारे में समृद्ध जानकारियां दी हैं। आधुनिक विश्व को 19वीं सदी के ईसाई मिशनरियों के लेखन से भी फायदे हुए, जिनके काम से इन देशों के बारे में समझ बनाने के लिए बहुमूल्य सामग्री मिलती है। तो यहाँ पे हमने कितने नाम पढ़े हैं, ये सारे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे चीनी बौद्धिक कौन है? लियान किचाओ, और एक कुमी कुनिता के हैं, उनका नाम पढ़ा। ये भी आधुनिक इतिहास के पथ प्रदर्शकों में से एक है। दूसरा हमने पढ़ा मार्को पोलो के बारे में, और जो है नेक्स्ट है कि चीन में ही एक जेsuit पादरी थे, उनका नाम क्या था? मैट्रियो रिक्की। और जापान के जो इतिहासकार थे, उनका नाम था उनका लुईस फ्रॉय। ये सारे जो है बुद्धिजीवियों के नाम हैं। अंग्रेजी में चीनी जापानी इतिहास पर परिष्कृत पांडित्यपूर्ण काम का विशाल भंडार उपलब्ध है। चीनी सभ्यता में विज्ञान के इतिहास पर जोसेफ नीडहम के अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और जापानी इतिहास और संस्कृति पर जॉर्ज सैनसम के कार्य से इसकी शुरुआत हुई। तो यहाँ पे भी दो नाम है, एक है जोसेफ नीडहम और दूसरा है कि जॉर्ज सैनसम। हाल के वर्षों में चीनी और जापानी विद्वानों की लिखी चीजें अंग्रेजी में अनुदित हुई है। उनमें से कुछ विद्वान तो विदेशों में ही पढ़ाते हैं और अंग्रेजी में लिखते हैं। 1980 से कई चीनी विद्वान जापान में ही काम करते और जापानी में लिखते आए हैं। मतलब यह है कि हमारे पास विश्व के कई हिस्सों से आने वाला विद्वतापूर्ण लेखन उपलब्ध है, जो हमें इन देशों का अधिक विस्तृत और गहन परिचय देता है। उनमें से एक बहुत ही प्रमुख नाम है, वो है नाइतो कोनन। नाइतो कोनन का टाइम पीरियड है 1866 से 1934। ये चीन पर काम करने वाले प्रमुख जापानी विद्वान हैं, पर इसने काम किस पर किया? चीन पर किया है, जिनके लेखन ने अन्य जापानी लेखकों को प्रभावित किया। जापान में चीन का अध्ययन करने की लंबी परंपरा रही है। नाइतो कोनन अपने काम में पश्चिमी इतिहास लेखन की नई तकनीकों तथा पत्रकारिता के अनुभवों का इस्तेमाल किया और उन्होंने 1907 में क्योतो विश्वविद्यालय में प्राच्य अध्ययन का विभाग बनाने में मदद की। कब किया? 1907 में। शिनारॉन, चीन पर 1914 में उन्होंने तर्क दिया। शिनारॉन एक जगह है, नेम ऑफ ए प्लेस इन चाइना। वहां पे उन्होंने तर्क दिया कि गणतांत्रिक सरकार के जरिए चीनी सुंग राजवंश का टाइम पीरियड कितना था? 960 से 1279 के काल से चले आ रहे हैं। अभिजात वर्ग के नियंत्रण और केंद्रीय सत्ता को खत्म कर सकते हैं।
उनका मानना था कि स्थानीय समाज को पुनर्जीवित करने का यही रास्ता है और सुधार यहीं से शुरू होना चाहिए। उन्हें चीनी इतिहास में ऐसी क्षमताएं नजर आई जो चीन को आधुनिक और लोकतांत्रिक बना सकती थी। उनके मुताबिक जापान जो है चीन में एक अहम भूमिका निभा सकता था, लेकिन वे चीनी राष्ट्रवाद की शक्ति का सही आकलन नहीं कर पाए। नाइतो कोनन का ये था कि वो जापान के एक हिस्टोरियन थे, वो चाइना पे काम कर रहे थे और वो जापान को अधिक शक्तिशाली समझते थे चाइना के मुकाबले, और उन्होंने बहुत सारी कमियों के बारे में लिखा। वो चाइना की जो ताकत है उसका आकलन, राष्ट्रवाद की जो शक्ति है उसका सही से आकलन नहीं कर पाए। तो अब हम लोग जो है इस चैप्टर के डिटेल्स के बारे में पढ़ें। ये तो जो हमने पढ़ा अभी वो एक काइंड ऑफ इस चैप्टर का समरी है। अब हम इसके डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो है परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन से शुरू होता है, जोग्राफिकल इंट्रोडक्शन, जो इसका भौगोलिक परिचय है उससे शुरू होता है। तो हम लोग जो है इसके भौगोलिक परिचय के बारे में पढ़ते हैं कि चीन और जापान के भौतिक भूगोल में काफ़ी अंतर है। चीन विशालाकाय महाद्वीपीय देश है जिसमें कई तरह के जलवायु वाले क्षेत्र है। इसके मुख्य क्षेत्र में 3 प्रमुख नदियां हैं। कौन कौन सी नदियां हैं? पहला तो है पीली नदी जिसे हुआंगे कहा जाता है, दूसरी यांगसी नदी जिसे छांगजियांग कहा जाता है, यह दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, और पर्ल नदी, तीसरी नदी कौन सी है? पर्ल नदी है। और देश का बहुत सा हिस्सा पहाड़ी है, तो यह भी याद रखना बहुत जरूरी है। 3 प्रमुख नदियां कौन कौन सी है? पीली नदी जिसे हुआंगे बोला जाता है, यांगसी नदी छांगजियांग दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। पहली लंबी नदी क्या है? नाइल है, सेकेंड अमेजन है, और तीसरा है ये छांगजियांग या फिर यांगसी नदी। और चाइना की जो तीसरी नदी है वो है पर्ल रिवर और पर्ल नदी। देश का बहुत सारा जो हिस्सा है वो कैसा है? पहाड़ी है। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, इससे हम समझ सकते हैं चाइना के जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये चाइना का ये जोग्राफिकल ये है, यहाँ चीन है, यहाँ ये मंचूरिया भी चीन का ही पार्ट है, यहाँ मंगोलिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटा सा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है जो कि चाइना से ही सटा हुआ है। ये नॉर्थ कोरिया जो है किम जोंग उन वाला, और ये जापान जो है कम्प्लीटली आइलैंड कंट्री है। इसमें हम कौन कौन सा आइलैंड दे सकते हैं? मेनली ये यहाँ पे होकाइडो है, होन्सू है, शिकोकू है और क्यूशू है। तो ये जो है इम्पोर्टेंट हमारा जापान का जो है कि जापान आइलैंड कंट्री है। अब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, जहाँ जब जरूरत होगी हम लोग मैप ओपन करके देखेंगे। तो चाइना की जो है हान जो है सबसे प्रमुख जातीय समूह है चाइना में, और सबसे प्रमुख भाषा जो है वो चीनी है, पुतोंग हुआ। लेकिन कई और भी राष्ट्रीयताएं हैं, जैसे कि हान के अलावा भी कौन से यहाँ पे, जैसे उइघुर, हुई, मांचू और तिब्बती, ये लोग भी चाइना के जातीय समूह हैं। कैंटनीज कैंटन जिसे क्या गुआंगजाओ की बोली जो है क्या क्या है? वुई और संघाईनीज है। संघाई की बोली क्या है? यू। यहाँ पे देख सकते हैं इस मैप में ये संघाई है, तो यहाँ की बोली वू है। जैसे बोलियों के अलावा भी कई अल्पसंख्यक भाषाएं भी बोली जाती है। चीनी खानों मतलब यहाँ पे फूड जो भोजन है उससे है, उसके बारे में है कि चीनी भोजनों में भी जो है क्षेत्रीय विविधता की झलक मिलती है, और इसमें कम से कम 4 प्रमुख तरह के जो है भोजन या खाना देखा जा सकता है। सबसे प्रसिद्ध पाक प्रणाली जो है दक्षिण या कैंटनी की है, जो कैंटन और उसके आंतरिक क्षेत्रों की है। इसकी प्रसिद्धि इस बात से है कि विदेशों में रहने वाले ज्यादातर चीनी कैंटन प्रांत से आते हैं। और जाना माना डिमसम, यहाँ पे डिमसम जो है हम लोग जानते हैं, जो मोमो होता है ना, उसे चाइना में डिमसम बोला जाता है। और डिमसम का अर्थ होता है कि दिल को छूना। यही का खाना है जो गूंथे हुए आटे को सब्जी आदि भरकर उबालकर बनाए गए व्यंजन जैसा है। मोमो जो है वो हमारे इंडिया में जिसे मोमो बोलते हैं, चाइना में वो डिमसम है, और वो बेसिकली चाइना का ही फूड है, और वो चाइना के जो है दक्षिण या कैंटनी एरिया के लोग खाते हैं। वही नॉर्थ में क्या है? गेहूं जो है मुख्य आहार है, और गेहूं, जबकि सेजुआ जो है प्राचीन काल में बौद्ध बिचुआ द्वारा लाए गए मसाले और रेशम मार्ग के जरिए 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली व्यापारियों द्वारा लाई गई मिर्च के चलते खासा झालदार और तीखा खाना मिलता है। तो उत्तर में कौन सा भोजन खाया जाता है चाइना में? वहाँ पे सिजुआ, जो एक रणबीर कपूर वाला ऐड आता है सेजुआन का, तो वो सेजुआन नूडल्स, गेहूं के आटे से नूडल्स बनाया जाता है, और वो सेजुआन मसाले के द्वारा जो है उससे खाया जाता है। ये चाइना के उत्तर भाग की बात हो रही है। वही पूर्वी चाइना में जो है चावल और गेहूं दोनों खाया जाता है। इसके विपरीत जापान में जो है एक द्वीप श्रृंखला है जिसमें 4 सबसे बड़े द्वीप है।
कौन कौन से द्वीप है? पहला तो है होन्शु, दूसरा क्यूशु, तीसरा शिकोकू और होकाइडो। वहीं ओकिनावान जो है द्वीपों की श्रृंखला में सबसे दक्षिण में है और लगभग बहामास वाले अक्षांश पर है। मुख्य द्वीपों की 50% से अधिक जमीन जो है वो पहाड़ी है और जापान जो है बहुत ही सक्रिय भूकंप क्षेत्र में है। इन भौगोलिक परिस्थितियों ने वहाँ की वास्तुकला को भी जो है बहुत प्रभावित किया है। किस तरह से प्रभावित किया है कि वहाँ पे जो है भूकंप जो है वो आते रहता है, तो वहाँ के जो बिल्डिंग्स है वो बहुत ऊंचे ऊंचे नहीं होते हैं, वो बहुत, उनके घर बहुत छोटे छोटे और बहुत बार ऐसा होता है कि वो एक मंजिला घर होता है ताकि भूकंप आने से वो ज़्यादा टूटने का डर ना हो। अधिकतर जनसंख्या जापानी है, लेकिन कुछ ऐसे संख्या है जैसे आइनू अल्पसंख्यक है और कुछ कोरिया के लोग हैं जिन्हें श्रमिक मजदूर के रूप में उस समय जापान लाया गया था जब कोरिया जापान का उपनिवेश था। यानी कि कुछ कोरियन लोग भी हैं जो जापान में जापानी निवासी के नागरिक के तौर पर वहाँ पे रहते हैं और कुछ आइनू लोग भी रहते हैं जो कि अल्पसंख्यक है। जापान में जो है पशुपालन की परंपरा नहीं है। चावल बुनियादी फसल है और मछली प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। कच्ची मछली में साशिमी या सुशी जो अब दुनिया भर में बहुत लोकप्रिय हो गई है क्योंकि इसे बहुत सेहतमंद माना जाता है। तो ये तो हमने चाइना और जापान का जो ज्योग्राफिकल फीचर है यानी कि जो भौगोलिक विशेषता है उनके बारे में पढ़ा। अब हम लोग जो है जापान के इतिहास के बारे में थोड़ा डिटेल से और पढ़ेंगे, जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि जापान की जो इतिहास थी या उनकी राजनीतिक व्यवस्था जो थी वो कैसी थी। जापान पर क्योतो में रहने वाले सम्राट का शासन हुआ करता था, लेकिन 12वीं सदी आते आते असली सत्ता जो है वो शोगुनों के हाथों में आ गई जो सैद्धांतिक रूप से राजा के नाम पर शासन करते थे। 1603 से 1876 तक तोकुगावा परिवार के लोग जो है शोगुन पद पर कायम थे। देश 250 भागों में विभाजित था जिसका शासन जो है दैम्यो चलाते थे। शोगुन दैम्यो पर जो है नियंत्रण रखते थे। शोगुन दैम्यो को लंबे अरसे के लिए राजधानी एदो में रहने का आदेश देते थे ताकि उनकी तरफ से जो है कोई खतरा ना रहे। शोगुन प्रमुख शहरों और खदानों पर भी नियंत्रण रखते थे। सामुराई जो योद्धा वर्ग थे वो शासन करने वाले कुलीन थे और वे शोगुन तथा दैम्यो की सेवा में थे। 16वीं शताब्दी के अंतिम भाग में 3 परिवर्तनों ने आगे के विकास की तैयारी की। क्या था? पहला, किसानों से हथियार ले गए और अब केवल सामुराई तलवार रख सकते थे। इससे शांति और व्यवस्था बनी रही, जबकि पिछली शताब्दी में इस वजह से अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। दूसरा क्या हो गया कि दैम्यो को अपने क्षेत्रों की राजधानियों में रहने के आदेश दिए गए और उन्हें काफी हद तक स्वायत्तता प्रदान की गई। तीसरा क्या था कि मालिकों और करदाताओं के निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया तथा उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण किया गया। और इन सब का मिला जुला मकसद क्या था? राजस्व के लिए एक स्थायी आधार बनाना। तो 3 जो मेजर चेंजेस किए गए, क्या किया गया? पहला तो कि किसानों से हथियार ले लिया गया और केवल समुराई तलवार रख सकते थे। दूसरा कि दैम्यो को अपने क्षेत्रों के राजधानियों में रहने का आदेश दिया गया। उससे क्या हुआ कि उन्हें काफी हद तक स्वायत्तता यानी कि इंडिपेंडेंस भी, उनको आज़ादी भी प्रदान की गई। तीसरा, मालिकों और करदाताओं का निर्धारण करने के लिए जमीन का सर्वेक्षण किया गया। जब सर्वेक्षण किया गया तो उत्पादकता के आधार पर भूमि का वर्गीकरण भी किया गया और इन सब का मिला जुला मकसद राजस्व के लिए एक स्थायी आधार बनाना था। दैम्यो की राजधानियां बड़ी हुई, जिसके चलते 17वीं शताब्दी के मध्य तक जापान में एदो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर बन गया। इसके अलावा ओसाका और क्योतो जो था अन्य बड़े शहरों के रूप में उभरे। कम से कम 6 ऐसे गढ़ वाले शहर उभरे जहां जनसंख्या 50,000 से अधिक थी। इसकी तुलना में उस समय के ज्यादातर यूरोपीय देशों में केवल एक बड़ा शहर था। इससे वाणिज्यिक अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और वित्त और ऋण की प्रणालियां स्थापित हुई। व्यक्ति के गुण जो है उसके पद से अधिक मूल्यवान समझे जाने लगे और शहरों में जीवंत संस्कृति खिलने लगी, जहां तेजी से बढ़ती व्यापारी वर्ग ने नाटक और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। चूंकि लोगों को पढ़ने का शौक था, इसीलिए होनहार लेखकों के लिए यह संभव हो सका कि यह केवल लेखन से अपनी जीविका चला ले। एदो में लोग नूडल की 1 कटोरी की कीमत पर किताब किराए पर ले सकते थे। इससे यह पता चलता है कि छपाई किस स्तर पर होती थी और पढ़ना लिखना कितना लोकप्रिय था। यहाँ पे छपाई के बारे में बात हुई तो एक इतिहास है यहाँ पे कि छपाई जो है वो लकड़ी के ब्लॉकों से की जाती थी।
जापानी लोग यूरोपीय छपाई को पसंद नहीं करते थे। छपाई का जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले चीन में हुई थी और वो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग थी। और जापान के लोग जो है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को ही जो है वो प्रीफर करते थे, उनको पसंद करते थे। उन्हें यूरोपियन की जो छपाई थी उन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि जापानी लोगों में ये था कि वे अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। जापान जो है अमीर देश समझा जाता था। और क्यों? क्योंकि वो चीन से रेशम और भारत से कपड़ा जैसी विलासी वस्तुएं आयात करता था। इन आयातों के लिए चांदी और सोने में कीमत अदा करने से जो है अर्थव्यवस्था पर भार जरूर पड़ा, जिसके वजह से तोकुगावा ने कीमती धातुओं के निर्यात पर रोक लगा दी। साथ ही उन्होंने क्या किया कि उन्होंने क्योतो के निशीजन में रेशम उद्योग के विकास के लिए भी कदम उठाए, जिससे रेशम का आयात कम किया जा सके। निशीजन का रेशम दुनिया भर में बेहतरीन रेशम समझा जाने लगा था। मुद्रा का बढ़ता इस्तेमाल और चावल के शेयर बाजार का निर्माण जैसे अन्य विकास दिखाते हैं कि अर्थतंत्र नई दिशाओं में विकसित हो रहा था। सामाजिक और बौद्धिक बदलावों, मिसाल के लिए प्राचीन जापानी साहित्य के अध्ययन ने लोगों को यह सवाल उठाने पर मजबूर किया कि जापान पर चीन का प्रभाव किस हद तक है, और यह तर्क पेश किया गया कि जापानी होने का सार चीन के संपर्क में आने से बहुत पहले का है। ये सार की कहानी जैसे उच्च प्राचीन साहित्य में जापान की उत्पत्ति की पौराणिक कथाओं में देखी जा सकती है। यह मिथकीय कहानियां बताती है कि इन द्वीपों को जो है भगवान ने बनाया था और सम्राट सूर्य देवी के ये उत्तराधिकारी थे। यानी कि जापान और चाइना का जो कल्चरल ट्रेडिशन है वो सेम था, लेकिन क्यों जापान जो है ज़्यादा तरक्की कर गया, डेवलप कर गया, तो अब उन्होंने जो है अपना पास्ट को और अधिक ग्लोरियस करने के लिए उन्होंने अलग अलग जो है मिथिकल स्टोरी यानी मिथकीय कहानियों का सहारा लिया। उन्होंने अपने आप को, अपने साहित्य को, अपने इतिहास को जो है चाइना से श्रेष्ठ बताया। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जापान के द्वीपों को जो है भगवान ने खुद बनाया है, और यह जो है सम्राट सूर्य देवी के, जो जापान के जो राजा है वो सम्राट सूर्य देवी के उत्तराधिकारी हैं। यहाँ पे निशीजिन की बात हुई है, तो निशीजिन के बारे में एक यहाँ पे बॉक्स में हिस्ट्री दिया गया है कि निशीजिन क्योतो की एक बस्ती है। 16वीं शताब्दी में वहाँ 31 परिवारों का बुनकर संघ था और 17वीं शताब्दी के आखिर तक इस समुदाय में 70,000 लोग थे। रेशम उत्पादन फैला और 1713 में केवल देसी धागा इस्तेमाल करने के आदेश जारी किए गए, जिससे उसे और प्रोत्साहन मिला। निशीजिन में केवल विशिष्ट प्रकार के महंगे उत्पाद बनाए जाते थे। रेशम उत्पादन से ऐसे क्षेत्रीय उद्यमी वर्ग का विस्तार हुआ जिन्होंने आगे चलकर तोकुगावा व्यवस्था को चुनौती दी। जब 1859 में विदेशी व्यापार की शुरुआत हुई, जापान से रेशम का निर्यात अर्थव्यवस्था के लिए मुनाफे का प्रमुख स्रोत बन गया। एक ऐसे समय में जबकि जापानी अर्थव्यवस्था पश्चिमी वस्तुओं से मुकाबला करने की कोशिश कर रही थी। तो ये निशीजिन के जो है वो रेशम की हिस्ट्री थी। अब यहाँ पे है गेंजी की कथा। तो ये जो गेंजी की कथा है उसमें क्या है कि मुरासाकी शिकिबु द्वारा लिखी गई हेयान राजदरबार की एक काल्पनिक डायरी है, मतलब फिक्शनल स्टोरी है कि द टेल ऑफ गेंजी जापानी साहित्य की प्रमुख कथाकृति बन गई। इस काल में मुरासाकी जैसी अनेक लेखिकाएं उभरी जिन्होंने जापानी लिपि का इस्तेमाल किया, जबकि पुरुषों ने चीनी लिपि का इस्तेमाल शिक्षा और सरकार में होता था। इस उपन्यास में कुमार गेंजी की रोमांचक जिंदगी को दर्शाई गई है और हेयान राजदरबार के अभिजात वातावरण की जीती जागती तस्वीर पेश की गई। इसमें यह भी दिखाया गया है कि औरतों को अपने पति चुनने और अपनी जिंदगी जीने की कितनी आज़ादी थी। तो गेंजी की जो कथा है वो कैसी थी कि फिक्शनल स्टोरी थी, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है आपको नोट करना है कि गेंजी के कथा के टाइम में भी जापान की जो स्क्रिप्ट थी वो कैसी थी, चाइनीज स्क्रिप्ट थी। वहाँ के एजुकेशन और ऑफिस में चाइनीज स्क्रिप्ट यूज होती थी, लेकिन जो महिलाएं थी, जो जापानीज लेखिकाएं थी, वो जो लिखती थी तो उनका जो स्क्रिप्ट होता था वो कौन सा स्क्रिप्ट होता था, जापानीज स्क्रिप्ट होती थी। जबकि अगर कोई मेल लेखक है, मेल राइटर है, तो उनकी स्क्रिप्ट कौन सी होती थी, वो चीनी होती थी। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि टेल ऑफ द गेंजी में के बारे में कि औरतों को जो है बहुत ही इंडिपेंडेंट और स्ट्रांग दिखाया गया है। इसमें यह भी दिखाया गया है कि औरतों को जो है अपनी पति चुनने की और अपनी जिंदगी जीने की आज़ादी थी। इसीलिए टेल ऑफ गेंजी जो है इतनी फेमस किताब थी वहाँ पे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं मेजी पुनर्स्थापना के बारे में। मेजी पुनर्स्थापना जो है या मेजी रेस्टोरेशन जो है जापान के इतिहास का एक प्रमुख पड़ाव है।
क्या हुआ था 1867 से 68 में मेजी वंश के नेतृत्व में तोकुगावा वंश का शासन समाप्त कर दिया गया। हमने तोकुगावा वंश के इसमें पढ़ा था कि 12वीं शताब्दी के बाद से ही क्या होता है कि उन लोग का शासन था। बाद शोगुनों का जो शासन था वो तोकुगावा के हाथ में 16वीं शताब्दी में आ गई थी। लेकिन अब जो है मेजी वंश ने जो है तोकुगावा वंश का शासन समाप्त कर दिया। मेजुआ की पुनर्स्थापना के पीछे भी कई कारण थे। देश में तरह तरह का असंतोष था, क्या था, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व कूटनीतिक संबंधों की भी मांग की जा रही थी। इसी बीच 1853 में अमेरिका ने कॉमोडोर मैथ्यू पेरी, कौन थे ये कॉमोडोर मैथ्यू पेरी, किनको कब, जिसका टाइम पीरियड क्या था 1794 से 1858 को जापानी सरकार से एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने की मांग के साथ भेजा जिसमें जापान ने अमेरिका के साथ राजनयिक और व्यापारिक संबंध बनाए। कौन कौन सा जापान ने का अमेरिका के साथ जो है राजनयिक और व्यापारिक संबंध किसके आने से बना, अमेरिका के कॉमोडोर मैथ्यू पेरी के आने से। और जापान ने अगले साल ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर किए। जापान चीन के रास्ते में था और अमेरिका चीन में एक बड़ा बाजार देखता था। इसके अलावा अमेरिका को प्रशांत महासागर में अपने बेड़ों के लिए ईंधन लेने के लिए भी एक जगह चाहिए थी और उस समय केवल एक ही पश्चिमी देश जापान के साथ व्यापार करता था और वो देश कौन सा था, वो था हॉलैंड। पेरी के आगमन ने जापान की राजनीति पर बहुत महत्वपूर्ण असर डाला। सम्राट की अचानक अहमियत बढ़ गई जिसे तब तक बहुत कम राजनीतिक सत्ता मिली हुई थी। 1868 में एक आंदोलन के द्वारा क्या हुआ कि शोगुन को जबरदस्ती सत्ता से हटा दिया गया और सम्राट मेजी को जो है एदो ले आया गया। एदो को राजधानी बना दिया गया और एदो का नाम चेंज करके नामकरण करके इसका नाम तोक्यो मतलब हो गया कि पूर्वी राजधानी, ये रख दिया गया। अधिकारीगण और लोग ये जानते थे कि कुछ यूरोपीय देश भारत व अन्य जगहों पर औपनिवेशिक साम्राज्य बना रहे हैं और ब्रिटानियों के हाथों चीन की हार की खबरें भी फैल रही थी। इन्हें लोकप्रिय नाटकों के रूप में जापान में दर्शाया भी जा रहा था। इन सब के चलते लोगों में एक असली डर बन रहा था कि कहीं जापान भी उपनिवेश ना बन जाए, यानी कि जापान भी उपनिवेश बनाया जा सकता है। बहुत से विद्वान और नेता यूरोप के नए विचारों से सीखना चाहते थे कि बजाय उनकी उपेक्षा करने के, जैसा कि चीन ने किया था। कुछ अन्य लोग यूरोपीय लोगों को गैर मानते हुए अपने से दूर रखना चाहते थे, हालांकि वे उनकी नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार थे। कुछ ने देश को बाहरी दुनिया के लिए धीरे धीरे और सीमित तरह से खोलने का तर्क दिया। सरकार ने क्या किया था कि फुकोकू कुहे एक क्या था, स्लोगन था। फुकोकू कुहे का मतलब है समृद्ध देश मजबूत सेना के नारे के साथ नई नीति का ऐलान किया। उन्होंने ये समझ लिया कि उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का विकास और मजबूत सेना का निर्माण करने की जरूरत है, अन्यथा उन्हें भी भारत की तरह पराधीनता का सामना करना पड़ सकता है। और इस कार्य के लिए उन्होंने जनता के बीच राष्ट्र की भावना का निर्माण करने और प्रजा को नागरिक की श्रेणी में बदलने की जरूरत महसूस हुई। इसके साथ ही नई सरकार ने सम्राट व्यवस्था के पुनर्निर्माण का काम शुरू किया। कैसे कि सम्राट व्यवस्था से जापानी विद्वानों का अभिप्राय है कि एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सम्राट, नौकरशाही और सेना इकट्ठे सत्ता चलाते थे। नौकरशाही व सेना सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। राजतांत्रिक व्यवस्था के नमूनों को समझने के लिए कुछ अधिकारियों को यूरोप भी भेजा गया और सम्राट को सीधे सीधे सूर्य देवी का जो है वंशज माना गया, लेकिन साथ ही उसे पश्चिमीकरण का नेता भी बनाया गया। सम्राट का जन्मदिन को जो है राष्ट्रीय छुट्टी का दिन बन गया और वो पश्चिमी अंदाज के सैनिक कपड़े जो है पहनने लगा। उसके नाम से कई आधुनिक संस्थाएं भी जो है स्थापित करने के अधिनियम जारी किए जाने लगे। 1890 की शिक्षा संबंधी राजज्ञा ने लोगों को पढ़ने, जनता के सार्वजनिक एवं साझे हितों को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित किया। वैसे तो जापान के लोग पढ़ने में इंटरेस्ट पहले से ही थे, लेकिन फिर भी 1890 में शिक्षा संबंधी राजज्ञा लाया गया। 1870 के दशक से नई विद्यालय व्यवस्था का भी निर्माण हुआ। लड़के और लड़कियों के लिए स्कूल जाना जो है अब अनिवार्य हो गया था। 1910 तक तकरीबन ऐसी स्थिति आ गई कि स्कूल जाने से कोई वंचित नहीं रहा। पढ़ाई की फीस जो है बहुत कम थी और शुरू में पाठ्य चर्चा पश्चिमी नमूनों के पर जो है आधारित थी, लेकिन 1870 के दशक आते आते आधुनिक विचारों पर जोर देने के साथ साथ राज्य के प्रति निष्ठा और जापानी इतिहास के अध्ययन पर बल दिया जाने लगा। शिक्षा मंत्रालय जो था वो पाठ्य चर्चा पर, किताबों के चयन और शिक्षकों के प्रशिक्षण पर नियंत्रण रखता था, जिसे नैतिक संस्कृति का विषय कहा गया। उसे पढ़ना जरूरी था और किताबों में माता पिता के प्रति आदर, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अच्छे नागरिक बनने की जो है वो प्रेरणा दी जाती थी। तो ये सब जो है चेंजेज मेजी रेस्टोरेशन या मेजी पुनर्स्थापना के बाद चाइना में आया। तो यहाँ पे एक फिगर है जिसमें आप देख सकते हैं, ये कमोडोर पेरी
जो है जापानियों के निगाह से ये कमोडोर पेरी किस तरह से दिखता था, यानी कि ये कमोडोर पेरी को जो है बहुत अच्छा नहीं मानते थे, है ना। तो उनको थोड़ा सा डेविलिश लुक में जो है दिखाया गया है। दूसरा ये था कि ये एक चित्र है, ये पेरी के जहाज का चित्र है और लकड़ी का जो है ब्लॉक प्रिंटिंग तरीके से इस जहाज का जो है वो प्रिंट किया गया है। ब्लॉक प्रिंटिंग तरीके से, जो एक ब्लॉक प्रिंटिंग का है जापान का, उसी तरीके से इसको प्रिंट भी किया है। तो जापानीज इस जहाज, पेरी के जहाज को क्या कहता है, जापानीज इन्हें काले जहाज, यानी कि इनकी लकड़ी के जोड़ों को कोलतार से जो है सीलबंद किया जाता था, इसीलिए इनको काला जहाज कहा गया है। उन्हें ऐसे चित्रों और कार्टूनों में दिखाया गया है जिनमें अजीबोगरीब विदेशियों और उनकी आदतों को दर्शाया गया है। वे चित्र जापान के खुलने के शक्तिशाली प्रतीक बन गए। आज विद्वान ये तर्क देते हैं कि जापान कभी बंद ही नहीं था, क्योंकि उसकी पूर्व एशिया के व्यापार में भूमिका थी और उसके लोग हॉलैंड और चीन निवासियों के जरिए बाहरी दुनिया के बारे में जानते थे। यहाँ पे खुलने का मतलब है कि बाहरी दुनिया के साथ इनका कॉन्टैक्ट के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर एक बॉक्स है और इस बॉक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि जापानी भाषा एक साथ तीन लिपियों का प्रयोग करती थी, यानी कि जापानी भाषा के कितने स्क्रिप्ट है, 3 स्क्रिप्ट है। इनमें से एक थी कांजी, जापानियों ने चीनियों से 6वीं शताब्दी में ली थी। चूंकि उनकी भाषा चीनी भाषा से बहुत अलग है, तो उन्होंने 2 ध्वन्यात्मक वर्णमालाओं का विकास भी किया। कौन कौन सी थी, एक हिरागाना और एक काताकाना। हिरागाना जो था वो नारी सुलभ समझी जाती थी, क्योंकि हेयान काल में बहुत सी लेखिकाएं इसका इस्तेमाल करती थी, जैसे कि मुरासाकी के बारे में हमने पढ़ा, जो द गेंजी टेल जो उन्होंने लिखा है उसमें। ये चीनी चित्रात्मक चिन्हों और ध्वन्यात्मक अक्षरों जैसे हिरागाना और काताकाना को मिलाकर लिखी जाती थी। शब्द का प्रमुख भाग कांजी के चिन्ह से लिखा जाता था और बाकी का हिरागाना में। ध्वन्यात्मक अक्षरमाला की मौजूदगी के चलते ज्ञान जो है कुलीन वर्गों से व्यापक समाज में काफी तेजी से फैल गया और 1880 के दशक में यह सुझाव दिया गया कि जापानी या तो पूरी तरह से ध्वन्यात्मक लिपि का विकास करे या कोई यूरोपीय भाषा अपना ले, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं किया गया। तो यहाँ पे है कि चित्रात्मक चिन्ह है, जो हिरागाना है वो क्या है, चित्रात्मक चिन्ह है, और काताकाना जो है वो ध्वन्यात्मक अक्षरों से बना हुआ है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है हिरागाना और काताकाना के बारे में, और जो चीनी स्क्रिप्ट है उसे कांजी कहा जाता था। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए मेजी सरकार ने पुराने गांवों और क्षेत्रीय सीमाओं को बदलकर नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया। जैसे पहले जो दाइमो था उस सब को चेंज कर दिया गया। प्रशासनिक इकाई में पर्याप्त राज्यों से जरूरी था, जिससे स्थानीय स्कूल और स्वास्थ्य सुविधाएं जारी रखी जा सके। साथ ही ये इकाइयां सेना के लिए भर्ती केंद्रों में काम आ सके। 20 साल से अधिक उम्र के नौजवानों के लिए कुछ अरसे के लिए सेना में काम करना अनिवार्य हो गया। एक आधुनिक सैन्य बल गठन तैयार किया गया और कानून व्यवस्था बनाई गई जो राजनीतिक गुटों के गठन को देख सके, बैठकें बुलाने पर नियंत्रण रख सके और सख्त सेंसर व्यवस्था बना सके। इन तमाम उपायों में सरकार को विरोध का सामना करना पड़ा। सेना और नौकरशाही को सीधा सम्राट के निर्देश में रखा गया, यानी कि संविधान बनने के बावजूद ये 2 गुट सरकारी नियंत्रण के बाहर रहे। लोकतांत्रिक संविधान और आधुनिक सेना, इन 2 अलग अलग आदर्शों को महत्व देने के दूरगामी नतीजे हुए। क्या नतीजा हुआ कि सेना ने इलाके जीतने के मकसद से मजबूत विदेश नीति के लिए दबाव डाला। क्या क्या, सेना ने इलाके जीतने के मकसद से मजबूत विदेश नीति के लिए दबाव डाला, और इस वजह से चीन और रूस के साथ जो है जापान की जंग भी हुई। दोनों ही में जापान विजयी रहा। अधिक जनवाद की लोकप्रिय मांग अक्सर सरकार की इन आक्रामक नीतियों के विरोध में जाती थी। जापान आर्थिक रूप से विकास करता गया और अपना एक औपनिवेशिक साम्राज्य कायम किया। अपने देश में उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचला, साथ ही उपनिवेशीकृत लोगों के साथ टकराव का रिश्ता भी कायम किया। तो ये जो है जापान का इतिहास है कि जैसे जैसे जापान डेवलप करते गया, विकसित होने लगा, तो उसने लोकतंत्र के प्रसार को कुचल दिया, और साथ ही साथ जो कॉलोनी जिसको बनाया गया, मतलब जो उपनिवेशीकृत लोग हैं, उनके साथ उनका टकराव का रिश्ता भी कायम होने लगा था।
तो ये तो था मेजी रेस्टोरेशन या मेजी पुनर्स्थापना की का इतिहास जापान में। अब यहाँ पे जो है ये जापानी लेख के जो कांजी, काताकाना और हिरागाना के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो ये देख सकते हैं आप, ये 3 अलग-अलग तरह के स्क्रिप्ट है। इसको छोटा कर दिया। जो कांजी है लाल कलर में जो लिखा हुआ है रेड कलर में, वो कांजी लिपि है। वहीं काताकाना जो है वो ब्लू कलर में है और हिरागाना जो है वो ग्रीन कलर में है। तो ये तीनों जो है अलग-अलग तरह के जो है स्क्रिप्ट है। तो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया, इसलिए इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है हम आगे अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी शेयर करें। हमारा चैनल अभी बहुत नया है, इसे फलने फूलने में मदद करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।